अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि किसी विशेष वर्ष में विश्व जनसंख्या वृद्धि की दर 3.5% थी। यदि 4 घातांकीय जनसंख्या वृद्धि की परिकल्पना की जाए तो विश्व की जनसंख्या कब तक 16 के गुणक से वृद्धि होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, टेलीफोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है रेखीय संचार का, बी है आरेखीय संचार का, सी है वर्तुल और डी है यंत्रीकृत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रेखीय संचार का है। नेक्स्ट सवाल है, ग्रैप वाइन संचार के साधन होते हैं। ए है औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है आलोचनात्मक और डी है निगमित। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनौपचारिक। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है। तो ए है ILO, बी है ITU, सी है UNDP और डी है यूनेस्को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ITU। नेक्स्ट सवाल है, टीवी श्रोताओं द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को किससे जोड़ा जाता है। तो ए है यथार्थता से, बी है यथार्थकता से और सी है नकारात्मकता से और डी है निष्क्रियता से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यथार्थता से। नेक्स्ट सवाल है, किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ए है अव्याप्ति परक निधि, बी है सीमित निर्णय और सी है स्वायत्त सद्गुण और डी है सांस्कृतिक निवेश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सांस्कृतिक निवेश। नेक्स्ट सवाल है, कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है। ए है प्रभावशील, बी है भावात्मक, सी है संज्ञानात्मक और डी है अचयनित। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, संज्ञानात्मक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, इनमें अंक 3 कितनी बार लिखा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 20 बार लिखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिंदु ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर 14 मीटर तक जाता है, उसके बाद वो अपने दाएं मुड़कर 14 मीटर जाता है और उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है तथा बिंदु ई तक पहुंचता है। ए तथा ई के बीच निम्नतम दूरी कितनी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि बिंदु ए से ये बता रहा है, मान लीजिए बिंदु ए हमने इसको मान लिया, यहाँ से ये चला पश्चिम की तरफ, पश्चिम हमारा इस साइड को आएगा, तो कितना चलता है ये 14 मीटर। हाँ, तो इसके बाद ए बिंदु से चलता है 14 मीटर वो पश्चिम की तरफ, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, फिर 14 मीटर चलता है, उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। नेक्स्ट वो बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है, तो बिंदु ई तक पहुंचता
तो ए तथा ई के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 14 और 10 जब हम ऐड कर लेंगे तो 24 होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, ए बी सी डी ई तथा एफ एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए ई और एफ के बीच बैठा है, ई डी के सामने बैठा है और सी ई के साथ वाली अगल बगल की किसी सीट पर नहीं बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से एक गोला बनाएंगे और इस पे 6 लोगों को बैठाना है। तो ए जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो एफ को हमने यहाँ पे बैठा दिया और ई को यहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि ई डी के सामने बैठा है, ई जो है वो डी के सामने बैठा है, तो ई को डी के आमने सामने बैठा दिए। उसके बाद सी जो है वो ई के अगल बगल की किसी सीट पर नहीं बैठा है, मतलब सी जो है वो ई के अगल बगल नहीं बैठा है, यानी कि ना तो यहाँ पे बैठ सकता है और ना ही यहाँ पे बैठ सकता है। तो सी को हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद बी के सामने कौन बैठा है? तो बी यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, तो बी के सामने एफ बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है? एफ। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त छुटा हुआ पद क्या है? तो यहाँ पे 2 है, 7 है, 24 है, 77 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और 723 है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पे जब हमने किया कि 2 इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 तियां 6, 6 प्लस 1 7 होगा। उसके बाद हमने किया 7 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 3 करेंगे, 7 3 का 21, 21 3 24। अब यहाँ पे 24 आ गया। इसी तरह से अब हम 24 वाला करेंगे, 24 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 2 इसमें ऐड करके 5 कर देंगे, तो 24 तियां 72 और 72 में 5 जब ऐड करेंगे तो 77 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम 77 वाले को देखते हैं, यहाँ पे 77 इंटू 3 प्लस 7 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आएगा आपका, जैसे 7 3 का 21, फिर 7 3 का 21, यहाँ पे 1 कर दिया, 7 3 का 21, 21 2 23, यहाँ पे 231 प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 238, 238। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी शहर में टैक्सी के किराए में 2 घटक शामिल हैं। निश्चित किराया तथा तय की गई दूरी का किराया। एक व्यक्ति ने 16 किलोमीटर की यात्रा के लिए 156 का भुगतान किया और एक अन्य ने 24 किलोमीटर की यात्रा के लिए 204 का भुगतान किया। 30 किलोमीटर की यात्रा करने वाला व्यक्ति कितने अदा करेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब 240 अदा करेगा। नेक्स्ट सवाल है, एक कूट में हेल्थ का KHDOWK लिखा जाता है, तो नॉर्थ का कूट क्या होगा? तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हेल्थ हमने लिखा है, हेल्थ का यहाँ पे 8 होता है, 8 8 हो गया, और ई का 5 हो गया, और ए का 1 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया, फिर से यहाँ पे 8 हो गया। तो अब जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे, प्लस 3 करना है हर में, प्लस 3 को, तो यहाँ पे 11 का HK होता है, फिर H का 8 होगा, और इस तरह से 4 इसका होगा, और यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 23 होगा, और यहाँ पे 11 होगा।
तो 3-3 ऐड करेंगे, तो नॉर्थ में जब हम 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे n का 14 होगा, 14 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो क्यों यहाँ पे सबसे पहला वाला जो होगा ऑप्शन हमारा यही सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि यादव, अर्जुन, राजेश तथा कमल क्रिकेट खेलते हैं। राजेश तथा कमल टेनिस खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। यादव बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता है। अर्जुन टेनिस नहीं खेलता, कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता है। कौन केवल क्रिकेट खेलता है? तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिकेट का बना दिया, एक हमने कॉलम क्रिकेट का बना दिया क्रिकेट, और एक हमने बना दिया टेनिस का, टी फॉर टेनिस, और एक हमने बना दिया फुटबॉल का, एफ फॉर फुटबॉल, और एक हमने बना दिया बैडमिंटन का, बी फॉर बैडमिंटन। तो क्रिकेट जो खेलने वाले हैं वो हैं यादव भी हैं, यादव, और दूसरा जो है वो अर्जुन है, और तीसरा जो है वो राजेश है, और चौथा जो है वो कमल है, कमल है। तो इस तरह से हम देखते हैं टेनिस कौन कौन खेलता है। तो राजेश और कमल टेनिस खेलते हैं। जो राजेश है ये टेनिस खेलता है और कमल भी टेनिस खेलता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फुटबॉल, लेकिन ये लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये जो हैं ये दोनों फुटबॉल नहीं खेलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि यादव बैडमिंटन नहीं खेलता है परंतु गोल्फ खेलता है, परंतु ये गोल्फ खेलता है। यादव जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलता है। बैडमिंटन यादव ये चीज़ नहीं खेलता है, लेकिन ये गोल्फ खेलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमल जो है वो कभी कभी बैडमिंटन खेलता है। कमल ये कभी कभी बैडमिंटन खेल लेता है। और उसके बाद कौन केवल क्रिकेट खेलता है? तो यादव जो है वो केवल क्रिकेट खेलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जुन। अर्जुन जो है वो केवल क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट सवाल है, एक निगमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता है। ए है यदि इसका इसके आधार वाक्य सही हैं और निष्कर्ष सही है। बी है यदि इसका या इसके आधार वाक्य सही हैं और निष्कर्ष गलत है। और बी है यदि इसका या इसके आधार वाक्य गलत हैं और इसका निष्कर्ष गलत है। डी है यदि इसका और इसके आधार वाक्य गलत हैं और इसका निष्कर्ष सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यदि इसका या इसके आधार सही हैं और निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट सवाल है, एक सादृश्य मूलक तर्क किस प्रकार सशक्त बनता है? ए है आधार वाक्य को बदले बिना दावे को मजबूत करना, और बी है आधार वाक्य की पुष्टि के आधार पर दावे में कमी लाना, सी है दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्यों के अत्यधिक कमज़ोर होने पर भी दावे में परिवर्तन नहीं करना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आधार वाक्य की पुष्टि के आधार पर दावे में कमी लाना। नेक्स्ट सवाल है, यदि दो प्रतिज्ञप्तियों में से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती परंतु दोनों एक साथ सही हो सकती हैं, तो इन दोनों के बीच का संबंध है, यानी कि विपरीत है, उपविपरीत है, उप एकांतरण है और विरोधी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब उप विपरीत। नेक्स्ट सवाल है, व्यापक विस्तार क्रम में 3 मदों के व्यवस्थापन हेतु कुछ कूट नीचे दिए गए हैं, सही कूट चुनिए। तो ए है पोशाक, कपड़ा तथा कमीज़, बी है कपड़ा, पोशाक तथा कमीज़, और सी है कमीज़, पोशाक तथा कपड़ा, और डी है पोशाक, कमीज़ तथा कपड़ा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कपड़े से पोशाक बनेगा, पोशाक मतलब कमीज़ को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इस कथन के सभी नास्तिक
निराशावादी होते हैं का समान कौन सा है? तो ए है सभी गैर निराशावादी गैर नास्तिक होते हैं। बी है सभी गैर नास्तिक गैर निराशावादी होते हैं। सी है सभी निराशावादी व्यक्ति नास्तिक होते हैं। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी गैर निराशावादी गैर नास्तिक होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निर्देश प्रश्न संख्या 20 से 23 नीचे दिए गए सारणी में से भारत में प्रसारित स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन की प्रवृत्ति दी गई है। सारणी को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको कि वर्ष, एक तरफ है वर्ष और उसके बाद है कोयला तथा भूरा कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, जल एवं और कुल योग। 2006 और 7 में कोयला तथा भूरा कोयला जो है वो 7,459 है और कच्चा पेट्रोलियम 1,423 है, प्राकृतिक गैस 1,223 है, विद्युत जल एवं अणु 4,763 है और कुल जो योग है वो है 14,868। नेक्स्ट है 2007 में, 2007 से 8 में है 7,926 और कच्चा पेट्रोलियम में है 1,429 और प्राकृतिक गैस में है 1,248, विद्युत जल एवं अणु में है 4,944 और टोटल जो है वो 15,547 है। नेक्स्ट है 2008 और 9 में 8,476 है, उसके बाद कच्चा पेट्रोलियम में 1,403 है, प्राकृतिक गैस में 1,265 है, विद्युत जल एवं अणु में है 5,153 और टोटल में है 16,277 है। नेक्स्ट है 2009 से 10 में है 9137 और कच्चा पेट्रोलियम में है 1,411, प्राकृतिक गैस में है 1,830 और विद्युत जल एवं अणु में है 4,511 और कुल योग में है 16,889। नेक्स्ट है 2010 और 11 में 9207 और कच्चा पेट्रोलियम में 1,579, प्राकृतिक गैस में 2,012, विद्युत जल एवं अणु में है 5,059, कुल योग में है 17,857। तो इस तरह से ये हमारी सारणी दी हुई थी। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी वर्ष में प्राथमिक स्रोतों द्वारा कुल ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि दर कम दर्ज की गई है, मतलब किस वर्ष में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब 2009 और 10 में। नेक्स्ट सवाल है कि सन 2006 या 7 से 2010-11 की अवधि में ऊर्जा के किस मात्रा में अधिकतम उत्पादन वृद्धि दर दर्ज की गई है? ए है कोयला तथा भूरा कोयला, बी है कच्चा पेट्रोलियम, सी है प्राकृतिक गैस, डी है जल एवं आणविक विद्युत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोयला तथा भूरा कोयला में। नेक्स्ट सवाल है, किसी वर्ष कच्चा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस दोनों को मिलाकर उत्पादन से दुगना उत्पादन जल एवं आणविक विद्युत का हुआ है? तो ए है 2006-7, बी है 2007-8, सी है 2008 और 9, डी है 2009 और 10। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2008 और 9 होगा। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? ए है नेट प्रोटोकॉल, बी है नेटिकेट, सी है नेट एथिक्स और डी है नेट मोरालिटी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब नेटिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? ए है नेट एड्स, बी है इंटरनेट कॉमर्शियल, सी है वेब मार्शियल और डी है वायरल
एडवर्टाइजमेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब वेब मार्शियल। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कैस्ट्रेले ने किया था? तो ए है इंटरनेट सोसाइटी, बी है इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, सी है नेटवर्क सोसाइटी और डी है टेलीमेटिक सोसाइटी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नेटवर्क सोसाइटी। नेक्स्ट सवाल है, जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? ए है ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, बी है ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, सी है ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, डी है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए है IBM MAI X, बी है लाइनक्स, सी है सन सोलारिस और डी है फायरफॉक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फायरफॉक्स। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं अल्पसंख्यक हैं? ए है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, बी है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद और सी है कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर और फोर्थ है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कि चौथा जो है केवल 4। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज ये सिर्फ अल्पसंख्यक है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक सांविधिक निकाय है, दो है भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, सी है ये सिविल सोसाइटी के नेताओं के साथ सतत वैचारिक आदान प्रदान सुसाध्य बनाती है और चौथा है ये भारत सरकार को नीतिगत और विधायी आधार सामग्री प्रदान करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें से 3 और 4 है, मतलब कि ये सिविल सोसाइटी के नेताओं के साथ सतत वैचारिक आदान प्रदान सुसाध्य बनाती है और चौथा है ये भारत सरकार को नीतिगत और विधायी आधार सामग्री प्रदान करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 के कौन से प्रावधान स्वैच्छिक हैं? ए है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और दूसरा है मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है, तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं में संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है और फोर्थ है पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कि तीसरा और चौथा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनसंख्या से के उस भाग जो बहुसंख्यक हैं को राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण का लाभ प्राप्त है? ए है मेघालय तथा मिजोरम, बी है असम तथा नागालैंड और सी है मध्य प्रदेश तथा असम और डी है राजस्थान तथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, मेघालय तथा मिजोरम। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ए है जन्म, बी है औजनन डिसेंट और 30 है देशीयकरण और 4 है राज्य क्षेत्र के मिल जाने से।
और यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब कि 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी सही हैं। नेक्स्ट सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए है संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 2 है यह एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। 3 है इससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सिविल सेवा में प्रतिनिधित्व के बारे में सलाह दें। और 4th है अधिकरणों और आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनका परामर्श लिया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ए पहला और दूसरा। नेक्स्ट सवाल है, निर्देश प्रश्न संख्या 35 से 40 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान उनके साथ नज़दीक से काम करने का अवसर मिला था। तब वह संचालन समिति की सदस्य थी और उन्होंने मुझे प्रचार का प्रभारी सदस्य बनाया था। विभिन्न राजनीतिक दलों और महिला संगठनों के प्रतिनिधित्व उस समिति में थे और यद्यपि वामपंथी लोग उन पर अपने अधिकार का दावा करते थे, अरुणा सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करती थी और उन्हें समान रूप से प्रोत्साहित करती थी। उन्हें जो इज्जत और मान्यता मिली हुई थी वह उनके राजनीतिक संबंधों अथवा किसी खास मकसद की वजह से नहीं थी। इसके विपरीत सार्वजनिक जीवन में उनकी चरम ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा और दबे कुचले लोगों के प्रति उनकी करुणा ही वे गुण थे जिन्होंने उन्हें लोगों की श्रद्धा का पात्र बना दिया था। उनमें ये साहस था कि वे देश के ताकतवर से ताकतवर लोगों से अपनी असहमति व्यक्त कर सकें और उनका विरोध कर सकें। फिर भी उनकी मानवीय चेतना उन्हें खराब से खराब गंदी बस्तियों में काम करने और गरीबों तथा शोषितों की मदद करने को प्रेरित करती रहती है। बाद के वर्षों में 1980 के दशक के परवर्ती वर्षों में और 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में अरुणा आसफ अली के स्वास्थ्य के में गिरावट आने लगी थी। हालांकि उनका दिमाग बराबर सजग रहा, लेकिन वे अपने प्रिय कामों जैसे महिला विकास, आर्थिक न्याय का आयोजन, मीडिया की भूमिका, सार्वजनिक मामलों में मूल्यों की पुनः स्थापना इत्यादि का दायित्व नहीं उठा सकी। धीरे धीरे उनकी गतिविधियां सीमित हो गईं और जो अरुणा आम लोगों से सार्वजनिक जीवन में अपनी संलग्नता से जीवन रस ग्रहण करती थी, वह एकदम अकेली हो गई। अंत में जुलाई 1996 में वे परलोक सिधार हो गईं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अरुणा किस समिति की अध्यक्ष थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संचालन समिति की अध्यक्ष थी वो। नेक्स्ट सवाल है, प्रचार समिति का सदस्य किसे बनाया गया था? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व, वामपंथी दलों के प्रतिनिधित्व, महिला संगठनों के प्रतिनिधित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि पहला और तीसरा। नेक्स्ट सवाल है, अरोड़ा ने सम्मान अर्जित किया था क्योंकि वामपंथियों से उसके घनिष्ठ संबंध थे। वे अपने आप को किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ती थी, संचालन समिति की अध्यक्ष थी, वे महिला संगठनों से तादाद में स्थापित करती थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब वे अपने आप को किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ती थी। नेक्स्ट सवाल है, किन लोगों ने अरुणा पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की थी? ए है महिला संगठनों ने, बी है वामपंथियों ने और सी है संचालन समितियों ने, डी है कुछ राजनीतिक दलों ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वामपंथियों ने।
नेक्स्ट जो सवाल है, अरुणा का स्वास्थ्य किन वर्षों के बीच गिरने लगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही, वो होगा सी वाला, मतलब 1981 से 2000 के बीच में। नेक्स्ट सवाल है, अरुणा के जीवन के प्रिय उद्देश्य में से कौन से थे? ए है मीडिया की भूमिका, बी है आर्थिक न्याय, सी है सार्वजनिक मामलों में मूल्यों की पुनः स्थापना और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यता उपा उपाय कुशल तथा स्वेच्छाचारी होना चाहिए, बी है उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, सी है उपाय कुशल तथा आधिकारिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, डी है उपाय कुशल तथा प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्देशन विधि। नेक्स्ट सवाल है, कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा संचार सफल संचार है? ए है वृत्ताकार, बी है पारस्परिक, सी है निर्देशात्मक और डी है प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पारस्परिक। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है? तो ए है स्थानन मूल्यांकन, बी है निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी है निदानात्मक मूल्यांकन और डी है अंतिम मूल्यांकन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है? ए है मैक्रो शिक्षण, बी है टीम शिक्षण और सी है सहभागी शिक्षण और डी है माइक्रो शिक्षण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, माइक्रो शिक्षण। नेक्स्ट सवाल है, क्लास का पूर्ण रूप है? ए है कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, बी है कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल और सी है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल और डी है सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का एक प्रकार नहीं है? तो ए है एकल समूह प्रयोग, बी है अशिष्ट समूह प्रयोग, सी है समानांतर समूह प्रयोग, डी है विवेकपूर्ण समूह प्रयोग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब अशिष्ट समूह प्रयोग। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्राचलिक जांच नहीं है? ए है टी टेस्ट, बी है साइन टेस्ट, सी है काई स्क्वायर टेस्ट और डी है रन टेस्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, टी टेस्ट। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए दो वक्तों को पढ़िए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में भारत में गुणवत्तापूर्ण शोध को अभी लंबा रास्ता तय करना है और कारण आर है, क्योंकि वित्त पोषण एजेंसियां शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शोध का पोषण नहीं करती हैं। नीचे दिए गए एक कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट सवाल है, शोध के चरणों का सही क्रम पहचानिए। तो ए है विषय चयन, साहित्य समीक्षा, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या, बी है साहित्य समीक्षा, विषय चयन, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। नेक्स्ट है विषय चयन, आंकड़ा चयन, साहित्य समीक्षा, निष्कर्ष की व्याख्या। नेक्स्ट है विषय चयन, साहित्य समीक्षा, निष्कर्ष की व्याख्या, आंकड़ा चयन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विषय चयन,
विषय चयन, साहित्य समीक्षा, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। नेक्स्ट सवाल है, विसंरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है? ए है मौलिक विज्ञान, बी है अनुप्रयुक्त विज्ञान, सी है समाज विज्ञान और डी है साहित्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, साहित्य। नेक्स्ट सवाल है, कम्युन कम्युनिटी यानी समीपवर्ती प्रसरणता की तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है यूनिवेरिएट एनालिसिस, बी है फैक्टर एनालिसिस, सी है केस स्टडीज और डी है स्पोर्ट एनालिसिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फैक्टर एनालिसिस। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले चर को क्या कहते हैं? ए है पूर्ववर्ती चर और बी है पश्चवर्ती चर और सी है प्राक्सूचक चर और डी है नियंत्रक चर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नियंत्रण चर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी असंभाव्यता प्रतिचयन की एक विधि है? तो ये है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, बी है स्तरीकृत प्रतिचयन और सी है गुच्छ प्रतिचयन और डी है कोटा प्रतिचयन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोटा प्रतिचयन। नेक्स्ट जो सवाल है, सन 2022 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे संस्थापित करना है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली हुई है? ए है मानस, बी है कंचनजंगा, सी है शोषा चलम हिल्स और डी है ग्रेटर निकोबार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेटर निकोबार। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है? ए है कृषि, बी है जल विद्युत पावर उत्पादन, सी है उद्योग और डी है शहरीकरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है जैवमंडलीय संरक्षित और सूची 2 है स्थान क्षेत्र। नीलगिरी ये कहाँ पे है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसको हम लोग मिलाते हैं, नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट है, मानस पूर्वी हिमालय है और सिमलीपाल छत्तीसगढ़ में है और अचंक मड़ जो है वो दक्कन के प्रायद्वीप में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि G5 दुनिया की 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था G5 का अंग नहीं है? ए है मैक्सिको, बी है ब्राज़ील, सी है चीन और डी है कोरिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोरिया। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है? ए है चीन, बी है जापान, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है भारत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।